आपकी 8th क्लास आज 4 मई की डायरी में, जो कि आपकी 16 मार्च की मिसिंग डायरी है, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी, और पेज नंबर 32-33 आपके आज के लेक्चर में इंक्लूडेड है। सबसे पहले मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप इसके टर्म में से भी इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ, यानी एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायो। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी मींस टेक्निक। ठीक है, तरीका कोई भी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लाइफ या लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। बेनिफिट मतलब उनके फ़ायदे के लिए। ठीक है। अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास सिर्फ ह्यूमन्स हों या एनिमल्स हों, ठीक है, या प्लांट्स। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और मोस्टली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हम उनको अपनी आम आँख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। ठीक है, ये इनको हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब जो नॉर्मल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़, ब्रेड। बेकिंग में यूज़ होता है योगर्ट। आप देखते हो कि दूध से दही बनता है। ठीक है, आम नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोग घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो दूध से दही बनने का प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो सादा जो प्रोसेस है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए, उसे खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमें फ़ायदा दे रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी का पर्पज़ है। अब जो मेजर टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, फर्मेंटेशन, ये सारी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जीन्स में, जीन्स आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। ठीक है, तो जीन्स में चेंजेस लेके आते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको, और किस लिए करते हैं? ताकि उससे कोई ऐसी चीज़ बन सके जो कि ह्यूमन काइंड की, मैन काइंड के काम की है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर ये होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो आप नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी वो खुद ब खुद अगर नहीं बन रही है नेचर में, तो आप उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हो। उसका एक टिश्यू लेके, फॉर एग्जांपल ऐसे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें उनका टिश्यू मतलब सिर्फ एक टिश्यू लेके हम उसको आर्टिफिशली या आर्टिफिशियल मीडियम में आर्टिफिशियल तरीके से उसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस योगर्ट बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी तरह की फर्मेंटेशन होती है। ये सारी आपकी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसमें से आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो कॉमन प्रोसेसेस हैं, और इसके अलावा बुक पे आपके पेज नंबर 32 पे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प और बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा टेक्निक्स, फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा ये फील्ड्स लिखी हुई हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये सारी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 33 पे आपका है रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए। ये भी आप चैप्टर नंबर 2 में सेल डिवीजन में पढ़ चुके हो। तीनों में क्या डिफरेंस होता है मैं फिर से आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। क्रोमोसोम्स आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और सेल डिवीजन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो डीएनए भी आपको पता है, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, जिस सारी हेरिडिटी होती है पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे डीएनए के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब डीएनए और जीन्स में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक पूरा डीएनए है। अब इसके ऊपर सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक सेक्शन प्रेजेंट है, जीन 1 का उसको नाम दिया है, दूसरा सेक्शन प्रेजेंट है उसको जीन 2 का नाम दिया है। ठीक है, अब जीन आपको पता है बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, जो कंट्रोल करता है डिफरेंट हेरिटेबल कैरेक्टर्स को। ये सारा आपने पढ़ लिया हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये स्टार्ट वाली आपकी डेफिनेशन है, बिल्कुल ये आपने पढ़ी हुई है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो एंड वाला पॉइंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन सेल्स देयर आर मोर देन 1000 जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम पे एक टाइम पे मोर देन 1000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इतना आपका क्रोमोसोम कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ये सारा आपको रिलेशनशिप इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में और जीन्स में, ये आपको इससे पता, उसकी डिफरेंस और डेफिनेशंस यहाँ से आपने याद कर लेनी है। ठीक है, इसमें अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। इसमें से आपको जो भी नहीं समझ में, आप उसी क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।